हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी के लेट्स ये नीट यूजी गेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम अपनी प्रिपरेशंस को और भी बेहतर बनाते हैं क्वेश्चंस के थ्रू चैप्टर का रिवीजन करके। हमारी कोशिश यही होती है कि जिस भी चैप्टर का हम रिवीजन कर रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस तक को आप तक पहुँचाया जाए, और उसमें रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं वहाँ जितनी ज़रूरत है उसको उतना आप तक एक्सप्लेन करके पहुँचाया जाए, ताकि कोई अगर इस सीरीज़ के थ्रू जाता है तो उसका ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो इस क्रम में मैंने अभी तक जो डिस्कशन किए हैं वो केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड चल रहा था। और केमिकल काइनेटिक्स में कल मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 1 करा दिया था। तो अभी का जो डिस्कशन होगा हमारा वो होगा केमिकल काइनेटिक्स का पी वाई क्यू पार्ट 2। ठीक है, ये पी वाई क्यू पार्ट 2 होगा। 2009 से आगे के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। कल कल हम लोगों ने 2019 से लेकर के 2009 तक के आसपास के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है सर, कैसा है आप? मैं बढ़िया हूँ भाई एकदम, आप बताओ कैसे हो? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन बैंक। ठीक है, मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर करा दिए जाएं। और ये सारा जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक पे। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या तो फिर आप टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, आप लिख के डालिएगा केमिस्ट्री बाई शुभम श्रीवास्तव सर। ठीक है, इतना आप डालिएगा टेलीग्राम पे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और वहाँ सारे पीडीएफ और ये सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। हेलो भाई, हेलो, गुड आफ्टरनून, आ जाओ। सो लेट्स क्रैक इट और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये शीट। हर शीट में मेरे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं, ताकि अच्छे से डिस्कशन हो जाए, डिटेल डिस्कशन हो जाए और आप एब्जॉर्ब भी कर पाएँ उसको प्रॉपरली। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें। जो लोग नए आए हुए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ साथ मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 रह चुकी है CSIR नेट के एग्जामिनेशन में, और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप अपनी तैयारियों को लेकर सीरियस है तो प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी इज़ वेरी मच डिफरेंट एज कम्पेयर टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म और आपका स्पेशल प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहाँ सारे बच्चे सीरियस होते हैं, सीरियस वे में तैयारी होती है और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको वहाँ मिलते हैं। लाइक उन बेनिफिट्स में अगर देखा जाए हमें, अगर उनको देखा जाए बेनिफिट्स में, तो आपको ये डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलेंगे, जिससे आप रेगुलरली क्या करेंगे, अपने आप को एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आप डाउनलोडेड वीडियोस भी देख के सारा काम कर सकते हैं। हाँ भाई, हाँ सब लोग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। भैया डॉन ऑन नहीं हूँ मैं यार, ठीक है, डॉन ऑन नहीं हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ मत बोलो, है ना। चलिए, तो प्लस सब्सक्रिप्शन में एक और बेनिफिट मिलता है कि आपका जो एजुकेटर है आप उससे डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, डायरेक्टली आप उससे डाउट्स वगैरह पूछ के रियल टाइम में अपने सारे क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सबको समझ आया होगा, और अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन का आपको बता दूं कि मैं वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। गुड आफ्टरनून नितिन, गुड आफ्टरनून, ठीक है, गुड आफ्टरनून। 2 साल की फीस आप देख सकते हैं और 1 साल की फीस आप देख सकते हैं। मंथली के लिए मैं कभी आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा। सो अगर आप तैयारी को लेकर सीरियस हैं, प्लीज़ गो फॉर 2 ईयरली और 1 ईयरली प्रोग्राम एंड यूज़ माई कोड SHUBH, इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ डिस्काउंटेड प्राइस के बाद जो प्लान है वो प्लान आप EMIs में भी पे कर सकते हैं, तो कोई किसी को दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपकी सारी क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरा नंबर है 7042832353। मैं सारी चीज़ें सजेस्ट कर दूंगा, जितनी हेल्प हो सकती है मैं आपकी उतनी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, सो प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। सर, आपने जो होमवर्क दिया था वो आपने बताया नहीं, आपने पूछा नहीं तो हमने बताया नहीं। आज बता देंगे, ठीक है, आज क्लास खत्म होते होते बता देंगे। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था वो, है ना। हाँ बता देंगे, आज बता देंगे, टेंशन ना लो, है ना। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स, का ये वाला लेक्चर। ठीक है, सो शुरू होते हैं। ऋषिका, अभी मुझे ना वो सवाल एक बार बता, रिमाइंड करा देना। आज इसमें शायद 20 ही सवाल हैं, लास्ट के 5 मिनट में मैं वो क्वेश्चन पूरा करा दूंगा तो सबको समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो। कह रहा है कि इन द रिएक्शन
ये रिएक्शन आपको दी हुई है, कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन एज फॉलोइंग। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड, एक्चुअली रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड क्या हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमाइड का मतलब होता है ये, ठीक है, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ Br2 का मतलब होता है ये, प्लस D इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2 डिवाइडेड बाई dt, ठीक है। हाँ हाँ वो मैं करा दूंगा, टेंशन ना लो, अभी करा दूंगा, मैं देख लूंगा, ठीक है बेटा। ओके, तो अब अगर हम इस इक्वेशन पे रेट लॉ लगा दें, तो क्या आ जाएगा, -1/5 dBr माइनस डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू +1/3 dBr2/dt आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है dBr2/dt इज इक्वल टू 5/3, यहां से अगर देखा जाए सो dBr2/dt अपना कितना आ जाएगा, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं -3/5 dBr माइनस डिवाइडेड बाई dt लिखा जा सकता है, ठीक है। सो जब ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं तो हमको कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ये फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड्स, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, ठीक है। सो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट मतलब के होता है, के पूछ रहा है। हम जानते हैं कि फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या रिलेशन होती है, व्हाट इज द रिलेशन फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के इज इक्वल टू 0.6932 डिवाइडेड बाई टी हाफ। सो आपकी टी हाफ वैल्यू यहां दे रखी है, तो हम क्या करेंगे 0.6932 डिवाइडेड बाई टी हाफ का मतलब 1386 पर सेकेंड आ जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो कितना आता है बेटा 13, और ये है ना, ये लगभग 1/2 हो जाएगा, 1/2 सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 6932 डिवाइडेड बाई 1386 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व अगर करें तो ये 5 इंटू 10⁻⁻4 आएगा, है ना। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अच्छा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AIPMT 2014 में 2009 में पूछा गया सवाल है ये, और ये कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन A प्लस बी प्रोडक्ट इट इज ऑब्जर्व दैट A प्लस बी दिया हुआ है कि ऑन डबलिंग रिएक्शन रेट लॉ, तो लेट द रेट लॉ, इस पे तो बहुत सारे सवाल कर चुके हैं हम लोग। R इज इक्वल टू के A पावर M B पावर N, मान लो इस पे हमने देखो 3-4 सवाल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ना, तो इस पे तो कोई गलती किसी की होनी चाहिए नहीं, ठीक है, ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हुआ इस पे। तो ये मान लो, अब कह रहा है कंडीशन ए जो है वो क्या कह रहा है कि ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डबल्ड, तो 2R हो जा रही है रेट। अगर हम खाली और खाली क्या कर रहे हैं, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि 2 इज इक्वल टू 2 पावर m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कंडीशन बी हमें कह रहा है कि ऑन डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी देयर इज अ चेंज बाय अ फैक्टर 8 इन द रेट, तो अब की बार 8R हो जा रहा है। क्या करने पर, जब हम दोनों को डबल कर दे रहे हैं, तो 8 हो जा रहा है। तो यहां से क्या कंक्लूजन आया, 2 पावर m प्लस n इज इक्वल टू 2 पावर 3। तो भाई m आपको पहले से पता है,
m प्लस एन इज इक्वल टू अगर 3 आ रहा है, m आपने 1 रखा हुआ है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सो m का वैल्यू 1 आ गया और n का वैल्यू 2 आ गया, तो रेट हम क्या लिख सकते हैं कि a पावर 1 b पावर 2 ओवरऑल ऑर्डर 3 हो जाएगा और रेट एक्सप्रेशन आपका ये लिखा जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी द करेक्ट वन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी सैम्पल पेपर्स में, सो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेट कॉन्स्टेंट्स K1 एंड K2 फॉर टू डिफरेंट रिएक्शंस आर 10 to the power 16 e पावर माइनस 2000 by t, और दूसरा है 10 to the power 15 e to the power माइनस 1000 by t रिस्पेक्टिवली, द टेम्परेचर एट विच K1 बराबर K2। ठीक है, तो K1 आप अर्हेनियस इक्वेशन जानते हो, तो अर्हेनियस इक्वेशन से K1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 to the power 16 e to the power माइनस 2000 by t, ये दिया हुआ है। और K2 इज इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारा 10 to the power 15 e to the power माइनस 1000 by t दिया हुआ है। तो आप क्या करो, K1 और K2 अगर बराबर हो जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? इफ K1 और K2 बराबर हो तो क्या लिखा जा सकता है? 10 to the power 16 e to the power माइनस 2000 by t will be equal to 10 to the power 15 e to the power माइनस 1000 by t लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो आप क्या करिए, दोनों तरफ का नेचुरल लॉग ले लीजिए। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 10 e टू दी पावर माइनस 2000 बाई टी, है ना, e टू दी पावर माइनस 1000 बाई टी। दोनों तरफ का नेचुरल लॉग लीजिए, नेचुरल लॉग लीजिएगा तो ये ln 10, ठीक है, ln 10 और माइनस 2000 बाई टी आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 1000 बाई टी। तो इसको जब इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा? 1000 बाई टी इज इक्वल टू ln 10। अब ln 10 का मतलब क्या होगा? 2.303 log 10, यानी कि 2.303 ln 10 का मतलब होता है। तो यहां से टेम्परेचर कितना आ जाएगा अपना? 1000 डिवाइडेड बाई 2.303 केल्विन। ठीक है, दिस विल बी द आंसर, टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे ये दोनों चीजें क्या होंगी? बराबर होंगी, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। तो 1000 डिवाइडेड बाई 2.303 केल्विन, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ हमें? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी लोगों को समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यस और नो बोल दीजिएगा। सबको ये समझ आया है? बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखने में खाली खतरनाक है नहीं कुछ इसमें। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है कि द ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन, ठीक है, ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन की बात कर रहा है, और कह रहा है कि द ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन दैट अकर्स इन एसिड सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन और इसका काइनेटिक्स का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा कुछ दे रखा है। इनिशियल रेट है ना, डिसअपियरेंस ऑफ Br2, डिसअपियरेंस ऑफ Br2 ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। बेस्ड ऑन दिस डेटा द रेट ऑफ, इन दिस केस आप समझ लीजिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होता है? dBr2/dt होता है ना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। यहां पर रेट भी यही होगा। सो रेट अगर मैं इसको R मान लेता हूं, सो ये भी R है ना, ये भी R है, और ये थोड़ा सा बदला हुआ है, ये भी थोड़ा सा बदला हुआ है। ओके, तो ठीक है, देख लेते हैं। अब ये सारे के सारे डेटा हमारे पास हैं। इन सारे डेटा से हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, इक्वेशन जिस केस में फॉलो हो जाए तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्या किया गया है, ये एसीटोन रहा, एसीटोन की कंसंट्रेशन नहीं बदली गई, H+ की कंसंट्रेशन नहीं बदली गई, Br2 की कंसंट्रेशन बदली गई, लेकिन रेट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। इन दो डेटा से आप देखिए, है ना, इन दो डेटा से आप देखिए रेट क्या है, बराबर आ रही है, जबकि Br2 की कंसंट्रेशन, यानी कि Br2 की पावर क्या हो गया? Br2 पावर 0 हो गया ना। तो बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां देखो रेट में Br2 है, यहां भी Br2 है, यहां भी Br2 है, यहां Br2 नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना?
टाइम बचाना था यहाँ पर। ये समझ आया कैसे हुआ? यहाँ बस रेट आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ इतना खतरनाक दे दिया, सॉल्व करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या किया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ Br2 मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है, और रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिख रहा है कि हमने जब ये कंसेंट्रेशन मतलब Ac2 की कंसेंट्रेशन और H प्लस की कंसेंट्रेशन नहीं बदली, लेकिन Br2 की कंसेंट्रेशन बदली है, तो रेट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा, मतलब दिस रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ Br2 एंड इन द, देखो देखो देखो, एंड इन द गिवन ऑप्शंस, ये जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें रेट आपकी Br2 पे डिपेंडेंट दिखाया है, एक ही ऑप्शन है जिसमें Br2 पे डिपेंडेंसी नहीं दिखाया है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन केवल यहां पर करेक्ट होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करने में ही आधा घंटा चला जाएगा ये पूरा तुम्हारा। ठीक है, हाँ ऋषिका सही कर रही है, एलिमिनेट करना था ऑप्शंस को। ठीक है, पूरा करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं देखा ना यही, यहाँ जैसे देखो मैं तुम लोग को बताने जा रहा था कि आर मुझे लगा 2r होगा 4r होगा, लेकिन देख रहा हूँ फ्रैक्शन आ रहा है, तो यानी कि ये सॉल्व करने बैठोगे तो पूरा लॉग लोगे, इंटी लॉग लोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। बस देखो कि किस पे डिपेंडेंसी है, तो ये ऑप्शन ऐसे देर ही रखा था कि जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा वो तुरंत कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया होगा सबको? क्यों नहीं आया था नेहा? आ गया ना समझ में बेटा? यस और नो बता दो। चलो, in a first order reaction A to B, K is the rate constant and initial concentration of reactant A is 0, then the half life is, ठीक है, हाफ लाइफ पूछा है आपसे। तो यार फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन। ठीक है, सो इनिशियल कंसेंट्रेशन से फ्री होती है, तो के इज आप क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है यहाँ पर, 0.6932 डिवाइडेड बाई के लिखा जाता है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 0.6932 इज नथिंग बट 2.303 log 2, इसी को सॉल्व करते हो तो 0.6932 आता है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ln2 लिख सकते हैं। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 लिख सकते हैं। सो उस हिसाब से अपना फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। कभी कभी आप अगर ये ना यूज करके ये यूज करते हैं ना, ये वाला एक्सप्रेशन, तो आपको बहुत सहूलियत मिलती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाती हैं, तो प्लीज ये सारे फॉर्म्स याद रखिएगा, रट्टू तोता मत बनिएगा। ठीक है, रट्टू तोता जो लोग बनते हैं उनसे गलतियां जल्दी होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड इज गिवन एज, ये दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2 and ICl. Okay, following mechanism were proposed, mechanism 1 and mechanism B, which of the above mechanisms can be consistent with the given information about the reaction? ठीक है, तो बताइए भाई कौन सा मैकेनिज्म सही होगा इसके लिए, which should be the correct one? सर दिस इज अ क्वेश्चन आस्क अस, हाँ हाँ मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, चलिए आप आंसर बताइए। ठीक है, आप आंसर बताइए, मैं दे रहा हूं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम, इसमें कौन सा करेक्ट होगा?
तो देखो भाई, जब आपको कोई एक रिएक्शन है, ये क्या पूरी इंफॉर्मेशन बता पा रही है? नहीं बता पा रही है। इससे आपको यही नहीं पता तो चल रहा है कि कितने स्टेप में रिएक्शन हो रही है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो हमको नहीं पता है कि फर्स्ट ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन इसमें इसमें हमको ये पता चल रहा है कि कौन सी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये ज़्यादा क्लियर कट आइडिया दे रही है, ठीक है। यहाँ से हमको सारा कुछ पता चल पा रहा है। तो बेटर कौन सा होगा? विच वन विल बी बेटर? ऑब्वियसली मैकेनिज्म बी विल बी गेटिंग यू द बेटर आइडिया, ठीक है। स्लो स्टेप्स से सारा कुछ ये बता ले रहा है, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ से पता चल रहा है यार इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, इसके रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअली क्या है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है दोनों के रिस्पेक्ट में। सो ये मैकेनिज्म भी आपको ज्यादा क्रिटिकल आइडिया दे रहा है इस रिएक्शन के बारे में। सो दिस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, है ना। ओनली मैकेनिज्म बी इज प्रोवाइडिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन था? मन्नत भाई, जवाब दो यार, है ना। चलो मैं 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए आपको। क्या कह रहा है कि 60% of a first order reaction was completed in 60 minutes. 50% of the same reaction would be completed in approximately. और आपको सारे लॉग वाले डेटा भी दिए हुए हैं। तो क्या करना चाहिए यहाँ पर? फर्स्ट ऑर्डर है तो सीधा सीधा 50 मिनट लिख के मत चले आना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप रेट क्या इक्वेशन यूज करते हो? 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, जहां पर ए का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग अमाउंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। रिमेनिंग अमाउंट होता है। तो जब 60% कंप्लीशन का मतलब 40% रिमेनिंग होगा। 50% कंप्लीटेड का मतलब क्या होगा? 50% रिमेनिंग होगा। तो फर्स्ट केस में, केस नंबर 1 में आप क्या लिखोगे? k विल बी 2.303 डिवाइडेड बाई 60 लॉग ऑफ कितना हो जाएगा? ए नॉट डिवाइडेड बाई 0.4 ए नॉट, है ना भैया। बचेगा तो कितना? 0.4 ए नॉट ही बचेगा ना। और सेकेंड केस क्या है? आपको टाइम नहीं पता है, तो क्या करोगे? 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई 0.5 ए नॉट, यही करोगे ना। टाइम बताना है। अब सिंस आपने कुछ चेंज उंज किया ही नहीं है, तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो तो बिना टेम्परेचर बदलता नहीं है। तो जब बदलेगा नहीं, ठीक है, या तो आप टेम्परेचर बदलिए या तो फिर क्या बदलिए, या तो फिर आपकी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बदलिए। यहाँ आपने कुछ नहीं बदला है तो के विल रिमेन द सेम। इफ के विल रिमेन द सेम, आप क्या कर लोगे? 2.303 बाई 60 लॉग ऑफ 10/4 is equal to 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ 2। तो ये काट दो। इसको जब तुम काट दोगे तो क्या आएगा? 10/4 का मतलब क्या हो गया? 10/4, 10/4 है, log 10/4 है, तो log 10 का मतलब, इसको इधर कर दो तो log 10 का मतलब 1, और log 4 का मतलब 0.6 है, विल बी 60/t। और log 2 का मतलब कितना दिया हुआ है? कितना होता है log 2 का मतलब यार? 0.3, ठीक है। तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 60 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.4, ये आ जाएगा 45 मिनट्स, ठीक है ना यार। तो 45 मिनट्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। तो रेट एक्सप्रेशन अगर हम इस पे अप्लाई करें, इस इक्वेशन पे अगर हम रेट एक्सप्रेशन लगाएं, तो रेट एक्सप्रेशन क्या आएगा? -1/2 dA by dt will be equal to minus dB by dt will be equal to plus 1/3 dC by dt is equal to plus dd by
dt। तो यहां पर ये चारों जो हैं, ये चारों के चारों क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन है। ये चारों रेट ऑफ द रिएक्शन है। तो आप ये बताइए, सी तो आपका प्रोडक्ट में है ना, तो सी अगर प्रोडक्ट में है तो वो अपीयर हो रहा होगा या डिसअपीयर हो रहा होगा? सी ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, अपीयर हो रहा होगा। और जब हम किसी चीज के अपीयरेंस को दिखाते हैं तो प्लस के साथ दिखाते हैं, माइनस के साथ दिखाते हैं, नहीं है तो यानी कि ये तो गलत हो गया। माइनस डी बी बाई डी टी, माइनस डी बी बाई डी टी बिल्कुल सही, साइन भी लगा हुआ, और रेट एक्सप्रेशन में हम मैच भी करा सकते हैं कि हाँ ये रेट ऑफ रिएक्शन है। प्लस डी डी बाई डी टी हम रेट एक्सप्रेशन में मैच भी करा सकते हैं कि रेट ऑफ द रिएक्शन है। और माइनस वन बाई टू डी ए बाई डी टी, ये भी हम लोग मैच करा सकते हैं कि ये भी रेट ऑफ द रिएक्शन है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन कौन नहीं है, दिस वन इज नॉट करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। उम्मीद करता हूं सबको समझ आया होगा। हाँ भाई, चलें आगे। देखिए नेक्स्ट है, कह रहा है कंसीडर द रिएक्शन। ठीक है, कंसीडर द रिएक्शन, ये हैबर प्रोसेस अमोनिया का फॉर्मेशन का। कह रहा है द इक्वलिटी रिलेशनशिप बिटवीन DNH3 बाई डी टी एंड माइनस DH2 बाई डी टी। तो मैंने आप लोगों को बोला भी था कि ये कंसेप्ट इतना इजी है, इतना बेसिक है कि ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पे कभी गलती करके मत आइएगा। मैंने जब पहली क्लास ली थी या पहला क्वेस्ट जो कराया था आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें मैंने पहले क्वेस्ट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन डाले ही थे, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो सके कि यार रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, ये तीन अलग अलग चीजें हैं और इनमें क्या रिलेशन होता है। तो कुछ नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ पर रेट लॉ अप्लाई कर देना है। रेट लॉ अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डी एन टू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री डी एच टू बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस वन बाई टू डी एन एच थ्री बाई डी टी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। डी एन एच थ्री बाई डी टी और डी एच टू में ये रिलेशन तो नहीं आएगा। डी एन एच थ्री बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस टू है, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्टली रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, ठीक है, अरे थैंक यू बेटा, मेरा काम ही है आप लोगों को समझाना। ठीक है, वैसे मुझे क्वेश्चन करना होगा तो मैं तो 4 सीट 1 घंटे में कर लूँगा, लेकिन मुझे समझाना है ना। तो अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो थैंक यू, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, एक टीचर के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि यार लड़का उसको, बच्चा उसको एक्नॉलेज कर रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सीरियसली देखते रहिए और पूरा फॉलो कीजिए, अच्छा करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी द रिएक्शन रेट एट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन 0.01 इज फाउंड टू बी इतना, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज। सो हम बोले थे आप लोगों को कि आप लोग जब भी क्वेश्चन करिए तो क्वेश्चन में बहुत अटेंटिव रहिए। जैसे यहाँ हाफ लाइफ पीरियड पूछ लिया है, लेकिन हाफ लाइफ पीरियड पूछा है, ये नहीं बताया कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। और जब तक हमको ऑर्डर नहीं पता होगा हम रिएक्शन का हाफ लाइफ नहीं बता सकते हैं यार। तो हमको यहां देखना होगा यूनिट को। दिस यूनिट इज इंडिकेटिंग, ठीक है, दिस यूनिट इंडिकेट्स दैट the order of this reaction is zero, zeroth order reaction। अच्छा अच्छा, यूनिट दिया हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, ये तो रेट दिया हुआ है यार, सॉरी 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 सॉरी। मुझे लगा यार वो उस पर ऑर्डर दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है नहीं नहीं ऋषिका, ऑर्डर दिया हुआ, ऑर्डर दिया हुआ, ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर दिया हुआ है। क्या कह रहा, हाफ लाइफ पीरियड पूछा है ना। ठीक है, रेट द रिएक्शन रेट एट अ रिएक्शन कंसंट्रेशन 0.01 इज फाउंड टू बी इतना, द हाफ लाइफ पीरियड। तो आप लोगों को पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के होता है ना। तो आपका रेट कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻⁵ दिया हुआ है।
के नहीं दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.01 दे रखी है, तो के कितना आ जाएगा, के आ जाएगा तुम्हारा 2 × 10⁻³ पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसलिए हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, हाफ लाइफ पता है ना 0.6932 डिवाइडेड बाई के, तो 0.6932 डिवाइडेड बाई के बोले तो 2 × 1000 है ना, तो ये हो जाएगा 693.2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 3 4 6 6, ठीक है, इतने सेकेंड्स आएगा। और इतने सेकेंड्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 347 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। तो 347 सेकेंड्स आपको फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। हाँ 346.6 आ रहा है, ठीक है, ये करेक्ट होगा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, मैंने ही नहीं ध्यान दिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए समझ आ गया ना सबको ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अ न्यूक्लियाइड ऑफ एन अल्कलाइन अर्थ मेटल अंडरगोज रेडियोएक्टिव डिके बाय इमिशन ऑफ 3 अल्फा पार्टिकल्स इन सक्सेशन, द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू विच द रिजल्टिंग डॉटर एलिमेंट वुड बिलोंग टू, ठीक है, विड बिलोंग इज, है ना। तो अब आप ये बताइए, आप लोगों ने ये रूल पढ़ा है, मुझे हाँ या ना में आंसर दीजिएगा, सोडी फजान रूल, सोडी फजान रूल, या फिर इसी को बोलते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, तब मैं उसी हिसाब से आंसर करूंगा ना। आप लोगों ने ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, यस और नो, जल्दी बता दीजिए ताकि मैं आगे आंसर कर सकूं। नहीं सुना है, अच्छा, और किसी ने भी नहीं पढ़ा है ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ? अच्छा ठीक है, हम बता दे रहे हैं। देखो ये तुम लोग वैसे केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में आज नहीं, जब लेक्चर लूंगा तो जरूर अटेंड करना। होता क्या है, सुन लो अब ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लो। देखो जब रेडियो एक्टिव डिके होता है किसी भी चीज का, तो रेडियो एक्टिव डिके में आपका जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई, वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या करता है, अल्फा बीटा गामा रेज इमिट करता है, ठीक है। जब रेडियो एक्टिविटी होती है किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर, जब कोई भी न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है तो वो क्या करता रहता है, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स क्या करता रहता है, रेडिएट करता रहता है इन ऑर्डर टू गेट स्टेबल न्यूक्लियाई। तो होता क्या है ना, अल्फा बीटा गामा के निकलने से होता क्या है, अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियाई, दिस इज, है ना। अल्फा पार्टिकल हीलियम नहीं होता, ये मत याद रखिएगा कि अल्फा पार्टिकल हीलियम है, हीलियम न्यूक्लियस के जैसा होता है, ठीक है, मैं जैसा बोल रहा हूं। बीटा पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है, इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन इज नॉट बीटा पार्टिकल। गामा तो मतलब गामा से कोई पार्टिकल वाला है ही नहीं, गामा लगभग सन रेज जैसा है समझ लो, ठीक है, एक्स रे जैसा है। तो अब देखो जब ये निकलेगा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल किसी से एमिट होता है, सपोज करो हमारा ये XAZ है, अगर इससे आप अल्फा पार्टिकल निकाल दोगे, अल्फा पार्टिकल निकाल दोगे तो इसमें क्या चेंजेस आएगा, ये अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा A-4 Z-2। और अगर इसी न्यूक्लियस में से तुम बीटा पार्टिकल निकाल दोगे तो क्या होगा, ठीक है। यहां से अब आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी न्यूक्लियाई से अल्फा पार्टिकल के इमिशन से उसके एटॉमिक मास में 4 यूनिट की कमी आती है और एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी होती है। और बीटा पार्टिकल निकालने से एटॉमिक मास में कोई डिफरेंस नहीं आता, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है, ठीक है।
तो अब ये क्या होगा, अगर एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम हो गया, यानी कि ये पीरियोडिक टेबल में 2 यूनिट पीछे खिसक जाएगा, और अगर बीटा पार्टिकल निकलेगा तो पीरियोडिक टेबल में 1 यूनिट आगे खिसक जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर कोई चीज मान लो हमारे पीरियोडिक टेबल में एल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग कर रही है, एल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब होता है सेकेंड ग्रुप, इसके इधर है फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, और इसमें से कितना निकल रहा है, 3 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। 3 अल्फा पार्टिकल का मतलब 6 यूनिट पीछे जाएगा, ठीक है। 6 यूनिट पीछे जाने का मतलब क्या हुआ, 6 यूनिट पीछे जाने का मतलब क्या हुआ, यहां था 1 यूनिट पीछे गया तो ये शुरू हो गया। अब जैसे ही पीछे जाएगा ये 18वां ग्रुप आ जाएगा 2 यूनिट, 17वां ग्रुप 3 यूनिट, 16वां ग्रुप 4 यूनिट, 15वां ग्रुप 5 यूनिट, और 14वां ग्रुप 6 यूनिट। तो ये पीछे कहां चला आया, 14th ग्रुप में चला आएगा। दिस इज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे हुआ समझ आया सबको, कि एक अल्फा पार्टिकल निकलने से कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में अपनी पोजीशन से 2 यूनिट लेफ्ट चला जाता है। तो 3 अल्फा पार्टिकल निकलने से कितना यूनिट पीछे जाएगा, 6 यूनिट पीछे जाएगा। और अगर कोई सेकेंड से बिलोंग कर रहा है, तो वो कितना पीछे चला जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट के बाद इधर तो कुछ होता नहीं है तो सीधा 18वें में जाएगा, ठीक है, 18 में जाएगा, 17, 16, 15, 14, तो 14th ग्रुप में इसकी, ठीक है। सर पीछे से कैसे, बेटा पीरियोडिक टेबल आप अगर देखो तो पीरियोडिक टेबल यही होती है ना, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, 18 तक होता है। तो अगर कोई यहाँ है तो लेफ्ट वर्ड, इसके बाद जगह जो नहीं बचती तो इधर जाएगा ना, यहां से शुरू होगा ऐसे, समझ आई बात? तो इस तरीके से ग्रुप 14 आंसर होगा, ठीक है। एक बार दिमाग लगाइएगा, नहीं समझ आएगा तो फिर से पूछ लीजिएगा। नेहा समझ आया? देखो सेकंड में था तो फर्स्ट में गया। सर बीटा पूछा होता तो क्या होता, तो देखो अगर 3 बीटा होता, 3 बीटा निकलता, तो 3 बीटा निकलने से क्या होता, 3 पोजीशन आगे चला जाता। 3 पोजीशन आगे जाने का मतलब तब क्या हो जाता, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो फिफ्थ ग्रुप में चला जाता, ठीक है, राइट वर्ड जाता तब। अल्फा निकलने से लेफ्ट वर्ड जाता है और बीटा निकलने से राइट वर्ड जाता है। दिस इज सोडी फजान रूल, या फिर इसी को ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। और ये हमको ये बताता है कि अगर कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई है तो अल्फा बीटा गामा इमिशन से उस एटम की पोजीशन में क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है। देखा होगा तुम लोगों ने, यूरेनियम में जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो वो लेड बना लेता है, पोलोनियम बना लेता है, ठीक है। तो वो पोलोनियम क्यों बन जा रहा है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ही बदल जाता है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है कि द रेट ऑफ अ रिएक्शन between two reactants A and B decreases by a factor of 4. The rate of reaction between two reactants decreases by a factor if the concentration of the reactant B is doubled. The order of the reaction with respect to the reactant B is, ठीक है। So rate मान लो क्या है भैया, K A पावर M और B पावर N है, ठीक है। क्लियर हो गया सर? इसको एक स्लाइड में नहीं समझे हम, ऋषिका क्या बोल रहे हो आप, एक स्लाइड में मतलब मैं नहीं समझा। और आप लोग प्लीज यार प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जरूर जाइए और ये कोड मत यूज करना भूलिए, SHUBH, ओके। देखिए ये कह रहा है कि रेट जो भी थी 1/4 हो जा रही है अगर क्या किया गया है, बी का कंसंट्रेशन डबल कर दिया गया है। तो यानी कि यहां से क्या कंक्लूजन निकला, 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर -2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी विल बी -2, ठीक है, -2 हो जाएगा। और आपका ये क्या होता है, रिएक्शन का ऑर्डर माइनस हो सकता है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ऋषिका लिख दीजिए विद एग्जांपल। बेटा हम करा देंगे, ठीक है, हम पढ़ाएंगे ना जब लेट्स क्रैक नीट यूजी पे, तो हमने पूरी क्लास रखी है इसके लिए, सोडी फजान रूल के लिए, तो वहां से उठा लेना उसको, ठीक है। तो पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, टाइम भी नहीं खराब होगा, है ना। चलो देखो ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा था। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
ये रिलेशन बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, और ये क्लास में जिसने भी पढ़ाया होगा आप लोगों को प्रूफ भी कराया होगा। तो जब ये आपका प्रूफ हो चुका है ना, कि T75% इज इक्वल टू T50% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो व्हाट शुड बी द आंसर? सेकंड ऑप्शन मस्ट बी द करेक्ट वन। नेहा, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ऐसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है, ठीक है। सुरेश जगताप, करेंगे बेटा करेंगे, ठीक है। पहले ये पूरा करा दें, ठीक है। हमारा कोशिश ये रहता है कि सब कुछ कवर हो जाए यार। एक दिन के चक्कर में पता चला एक एक दिन कराने के चक्कर में आधी चीजें आपकी छुड़वा दूं, तो वो मजा नहीं आएगा ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी EA एंड द रेट कांस्टेंट K1 K2 ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 आर रिलेटेड बाई। ये शायद मैंने कल कराया था, ठीक है। ये मैंने शायद कल कराया था आप लोगों को। तो K1 इज इक्वल टू क्या होता है, AE टू द पावर माइनस EA अपॉन RT1 हो जाएगा। और K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू हो जाएगा AE टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT2 हो जाएगा। तो जब आप K2/K1 करिएगा तो K2/K1 करिएगा तो A तो पूरा कट जाएगा, E टू दी पावर माइनस EA डिवाइडेड बाई R 1/T2 माइनस 1/T1 होगा। दोनों साइड का जब हम ln लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ln K2/K1 माइनस EA बाई R T1 यार, T1, ठीक है, ये T1 1/T2 माइनस 1/T1। या फिर इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, ln K2/K1 इज इक्वल टू EA बाई R 1/T1 माइनस 1/T2, ये लिखा जा सकता है। सो लेट्स चेक कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, और EA अपॉन R के ln K2/K1 1/T1 माइनस 1/T2, ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं, दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है। सेकेंड एंड फोर्थ दोनों करेक्ट है भाई, यहाँ पर सेकेंड एंड फोर्थ दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन गलती से यहाँ आ गया होगा। सेकेंड एंड फोर्थ दोनों करेक्ट हैं, ये प्रश्न बनाते टाइम इन्होंने ध्यान नहीं दिया लगता है। ओके बेटा, सेकेंड एंड फोर्थ दोनों करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि द हाफ लाइफ टाइम ऑफ 2 ग्राम सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई X इज 15 मिनट। कह रहा है द हाफ लाइफ टाइम ऑफ 1 ग्राम सैंपल ऑफ X इज। सो आपको पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हाफ लाइफ is independent of इनिशियल अमाउंट, ठीक है। हाफ लाइफ क्या है, इनिशियल अमाउंट से इंडिपेंडेंट है, एंड ऑल द रेडियो एक्टिव डिकेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो चाहे 2 ग्राम लो, चाहे 1 ग्राम लो, चाहे 100 ग्राम लो, चाहे कुंटल ले लो, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होगा, 15 मिनट था तो 15 मिनट ही रहेगा। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। समझ आई बात, सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। सबको समझ आ गया, यस और नो, यस और नो। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने शायद किया था, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने शायद किया था। इसमें क्या है, आपको ये सारा चीज दिया हुआ है, तो आपको K1 K2 और उसमें रिलेशन बताना है, ठीक है। सो इसका जब हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, -1/2 D(N2O5) डिवाइडेड बाई dt, ये लिखेंगे, इज इक्वल टू +1/4 DNO2/2
डी टी इज इक्वल टू डी ओ टू बाई डी टी लिखेंगे इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है, इज इक्वल टू ए होगा। तो यार ये बताओ जो डी एन ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2a जो है, एक सेकेंड, सबको समझ आ रहा है ना यार, दिख रहा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये डी माइनस डी एन ओ टू बाई ये इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा 2a, ये कितना आ गया डी एन ओ टू बाई डी टी कितना आ गया 4a, और डी ओ टू बाई ये कितना आ गया a आ गया। तो बताइए ना भैया के डैश और इसमें क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, k इज इक्वल टू 2a, के डैश इज इक्वल टू क्या 4a, और k डबल डैश इज इक्वल टू क्या है a। सो विच रिलेशन शुड बी करेक्ट, विच रिलेशन शुड बी, k डैश इज इक्वल टू 2k, k डैश इज इक्वल टू 2k सही है, k डबल डैश इज इक्वल टू 2k सही है, ठीक है, k डैश इज इक्वल टू ये तो गलत है, k डैश इज इक्वल टू 2k सही है, k डबल डैश इज इक्वल टू k गलत है, तो ये भी गलत हो गया, k डैश इज इक्वल टू 2k और k डबल डैश इज इक्वल टू k बाई 2, k डबल डैश इज इक्वल टू k बाई 2, k डैश इज इक्वल टू 2k, नहीं ये गलत है, k डैश इज इक्वल टू 2k। एक डाउट था लेकिन ये चैप्टर का नहीं, पूछ सकते हैं क्या सर, हाँ हाँ ऋषिका पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला गलत था, ये वाला सही नहीं था शायद, देखो k डैश इज इक्वल टू 2k, k डैश इज इक्वल टू 2k, k डबल डैश इज इक्वल टू 2k, ना 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 नहीं ये तो गलत है, ये सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है, रिलेशन बैठा लीजिए, ठीक है। क्या पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा, फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री वेयर आई कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं, ठीक है, अभी पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बस ये हम खत्म कर लेना ये वाला, तो आप अभी पूछ लीजिए, नितिन ऋषिका आप दोनों लोग, ठीक है, अभी पूछ लीजिएगा, नहीं तो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा अगर यहाँ पूछने में दिक्कत है। टेलीग्राम वाला नंबर तो है ही ना आप लोगों के पास, टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा नहीं हो तो, या अभी टाइम बचता है तो मैं यहीं पर बता दूंगा आप लोगों को, है ना। कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाई एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट ऐड करने से क्या फर्क पड़ता है, कैटलिस्ट का आप लोगों को इंपैक्ट पता है ना क्या होता है, रेट को बढ़ाएगा घटाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी हटाएगा बढ़ाएगा, क्योंकि वो क्या करता है ये हाइट ही कम कर देता है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आगे पीछे होगी, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन, टाइम रिक्वायर्ड जल्दी अचीव करा देगा, ये भी सही है। स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन अगर होनी थी तो होगी, है ना, नहीं होनी थी तो नहीं होगी, तो स्पॉन्टेनिटी पे वो कोई इंपैक्ट नहीं डालता है, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। समझ आया सबको, ओके सर आफ्टर फ्री आई टेल हियर, ठीक है भाई, यही पूछ लेना। चलो कह रहा है कि अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स इनटू द फॉलोइंग स्टेप्स, स्टेप 1 स्टेप 2 द रेट लॉ, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, स्लोवेस्ट स्टेप को आरडीएस बनाइए, आरडीएस ये है, तो आपका जो रेट होगा, रेट लिखा जाएगा क्या के एक्स इंटू बी, लेकिन ऑर्डर आप तब तक नहीं बताएंगे जब तक यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो ये ना हो, नोन के टर्म्स में ना हो, ठीक है। तो जब ये नोन के टर्म्स में अभी नहीं है, एक्स तो इंटरमीडिएट है, तो यहाँ आप लगाएगा के, तो ये क्या आएगा एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आएगा, सो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है के इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए के ए स्क्वायर इंटू बी, सो ये रेट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या कांस्टेंट ए स्क्वायर इंटू बी, कांस्टेंट ए स्क्वायर इंटू बी, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट वन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से वही चीज है, बस खाली क्या है नाम बदला, मतलब थोड़ा सा चेंज है, वही वाला क्वेश्चन पावर वाला है ना, ये आर मान लो तो ये क्या है 8r है, ये क्या है r है, और ये क्या है 8r है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, जब ये सेम है ना, तो ये कितना है इतना है, आपने इसको डबल किया यानी कि 2 पावर m,
है ना, इसका m मान लेते हैं ऑर्डर, इसका n मान लेते हैं ऑर्डर, और इसको भी डबल किया यानी कि 2 पावर n, तब रिएक्शन हो जा रही है 2 पावर 3 यानी कि m प्लस n इज इक्वल टू 3 है। यहां क्या किया है, इसको आपने डबल किया लेकिन इसको चेंज नहीं किया, ठीक है, मतलब आपने 2 पावर m किया लेकिन 2 पावर n नहीं किया, n तो एज इट इज रहा, तो ऑर्डर क्या रहा, बदला ही नहीं, ऑर्डर उतना ही रह गया। तो जब उतना ही रह गया तो 2 पावर 0, तो यानी कि m क्या है, 0 है, और m जब 0 है तो n क्या आ गया, 3 आ गया, तो आपका रेट क्या लिखा जाएगा, रेट लिखा जाएगा k b पावर 3। तो गिवन डेटा से रेट b पावर 3 यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा थर्ड ऑप्शन कैसे करेक्ट है, बोलिए भाई, थर्ड ऑप्शन कैसे करेक्ट है, सबको समझ आया, थर्ड ऑप्शन कैसे करेक्ट है, सबको समझ आया। चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट है हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव। हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, और फर्स्ट ऑर्डर है तो आपका t इज इक्वल टू क्या होगा, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ऑफ ए नॉट। ए नॉट 200 mg है और ये 25 mg है, रख दिया मैंने सारा चीज। t इज इक्वल टू 2.303 और k इज इक्वल टू मैंने बताया था 2.303 log 2 बाई टी हाफ, ठीक है, log 8 कितने ईयर्स हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कट गया है ना, ये कट गया, तो ये आ जाएगा 5760 इंटू 3 log 2 बाई log 2, क्योंकि log 8 को क्या लिखा जा सकता है, log 2 पावर 3, ठीक है, तो ये कट गया, तो इसका 3 टाइम्स कर लो तो कितना हो गया, 0 18 किसी 22 तो 17,280 साल, इतने साल में होगा, ठीक है देख रहे हो कितना टाइम लगता है। चलो भाई फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है केमिकल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय कैटलिस्ट एक्स, हेंस एक्स क्या करता है, एक्स इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे कोई प्रभाव नहीं डालता है, ठीक है, डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है, डिक्रीजेज रेट कांस्टेंट, इंक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, तो ये वाला सही होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक है, अभी हमने कैटलिस्ट के बारे में बात की भी थी। नेक्स्ट है कि द गिवन रिएक्शन 2FeCl3 SnCl2, ठीक है, FeCl2 और SnCl4 बन रहा है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये भाई किस चीज का एग्जाम्पल होगा, आप बताइए जरा, बताइए FeCl3 किस चीज का एग्जाम्पल होगा। तो जब तक कुछ नहीं दिया हुआ है, इफ इट इज एलिमेंट्री, कंसीडरिंग इट एलिमेंट्री, ऑर्डर विल बी 2 + 1, ठीक है, यानी कि 3, थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं बता सकते जब तक कुछ नहीं दिया हुआ है, जब यहाँ कुछ नहीं बोला है कि मल्टी स्टेप है या सिंगल स्टेप है, तो आप इसको क्या मान के चलोगे, एलिमेंट्री मान के चलोगे, और जब एलिमेंट्री होता है तो आप कोफिशिएंट्स को ही सम कर दीजिए सीधा सीधा। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन रेट लॉ इज इक्वल टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे, कार्बन डेटिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, ये तो भाई पूरा का पूरा फैक्ट बेस्ड है, ठीक है, रेशियो ऑफ कार्बन टू कांस्टेंट, कार्बन सेम इन ऑल ऑब्जेक्ट्स, कार्बन 14 इज, बताओ भाई क्या होगा, क्यों इसको लेके चलते हैं, ये फैक्ट है, एंड दिस इज द रीजन कि कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो कांस्टेंट रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए हम कार्बन 14 डेटिंग मेथड को लेके चलते हैं, समझ आई बात। चलो भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ ये जितना भी आपका प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप लोग जा रहे हैं तो प्लीज़ यूज़ माय रेफरल कोड, ठीक है, मॉलिक्युलरिटी भी यही है, हाँ उस केस में मॉलिक्युलरिटी भी यही होगी, ओके, तो प्लीज़ आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जरूर जाइए और मेरा कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलिए। कल जो है
हाँ नितिन, पूछो, क्वेश्चन पूछो। और कल मेरी स्पेशल क्लास है 11 से 12 अनअकैडमी पे, ठीक है, तो स्पेशल क्लास में जरूर आइए आप लोग, ठीक है, 11 से 12। और ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यार तुम लोग ये प्लस के लिए नहीं जा रहे हो, मेरा कोड कोई शेयर वेयर नहीं कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कोड शेयर कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए इसके बारे में। ऑल रेडियो एक्टिव क्या फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो एक्टिव डीके माने फर्स्ट ऑर्डर, रेडियो एक्टिव डीके माने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। समझ आई बात? क्या नितिन, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, जल्दी पूछो, क्वेश्चन पूछो, मैं वेट कर रहा हूँ। सरफेस केमिस्ट्री में 2019 में 50 ml OgNO3 50 ml KI ने फोर्थ ऑप्शन थे सर, जियोलाइट के बारे में बता दीजिए। सब बता रहे हैं सर, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट देखो, ये मैंने पढ़ाया है नितिन, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री वाला जब तुम करोगे, या सरफेस केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा अभी लेट्स क्रैक नीटू जी पे, वहां भी बताऊंगा, खैर अभी बता दे रहा हूँ। देखो क्या है, आप AgNO3 में जब ये डालोगे ना KI, तो क्या बनेगा, AgI बनेगा। तो आप देख लो 1:1 का रिएक्शन होगा, तो पहले आप मिलीमोल ऑफ AgNO3 निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ AgNO3 कितना था वो निकाल लीजिए, और नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ KI कितना है ये निकाल लीजिए। अगर KI ज्यादा है तो यानी कि AgI बनने के बाद भी आप KI उसमें जा रहा है, तो KI जब एक्सेस में जा रहा है तो I माइनस क्या होगा, AgI पे एड्सॉर्ब हो जाएगा, और जब I माइनस AgI पे एड्सॉर्ब हो जाएगा तो वहां क्या होगा, सॉल्व फॉर्मेशन होगा, और वो सॉल्व कैसा होगा, निगेटिव सॉल्व बनेगा, ठीक है। यस सर, वहां समझ नहीं आया था, अभी समझ आया, ठीक है। जैसे तुमने मान लो ये डाला, ये AgNO3 है, AgNO3 में जैसे तुम KI डालते हो ना, तो तुरंत AgI प्रेसिपिटेट होता है, और किस रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है, AgNO3 प्लस KI, है ना, गिविंग AgI, ये वाली रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन से क्या हुआ, 1:1 के रेशियो बना, अगर ये 1 मोल था, ये 1 मोल था, तो ये 1 मोल बन जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने KI एक्सेस में ले रखा है ना, इनके मोलर रेशियो से ज्यादा ले रखा है, तो AgI बनने के बाद भी I माइनस जा रहा है, तो जब एक्सेस में I माइनस जाएगा तो AgI पे क्या हो जाएगा, AgI पे एड्सॉर्ब हो जाएगा, एंड इट विल बी फॉर्मिंग निगेटिव सॉल्व, निगेटिव सॉल्व बनेगा। ओके, समझ आई बात? ऋषिका, तुम्हारा कोई डाउट था बेटा, क्या था डाउट, जल्दी पूछ लो, और किसी का कोई डाउट है? सर अब उस होमवर्क वाले को भी डिस्कस कर लीजिए। क्या था यार होमवर्क, क्या था एक्चुअली, मुझे याद नहीं है होमवर्क क्या दिया था मैंने। अच्छा, R0 वाला था क्या, R0 वाला था ना, ठीक है। देखो देखो, तुम्हारा होमवर्क हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। एक काम, बस 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। मिनिमम एजियोट्रॉप भी बता रहे हैं, रुको, एक स्लाइड हम ऐड कर दें, क्वेश्चन समझाने में दिक्कत नहीं होगी ना। देखो पहले क्वेश्चन, मिनिमम एजियोट्रॉप RDX, सुनो, मिनिमम एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है कि जब आप एजियोट्रॉप बनाते हो ना, सिंगल की तरह काम करता है, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों कंपोनेंट से कम होता है, तो जब निगेटिव पॉजिटिव डेविएशन होगा तो पॉजिटिव, और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप तब बनते हैं जब दोनों क्या होते हैं तुम्हारे, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हो। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पहले हो जाएगी। समझ आई बात में, ठीक है। हाँ नरेंद्र, हाय भाई, अब आ रहे हो क्लास में। देखो देखो ऋषिका, हमने क्या दिया था कि सुक्रोज का आप लोग ये करा रहे थे, एसिड कैटालाइज्ड ये क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे थे, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा था। इसमें ग्लूकोज क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है, ठीक है। ऋषिका समझ आ रहा है, ऋषिका समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। और हमने ये डेटा दिया हुआ था, डेटा क्या दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था और रोटेशन दिया हुआ था। तो 0 टाइम पे रोटेशन R0 था, T टाइम पे RT था, और इनफाइनाइट पे क्या था, R इंफिनिटी था। ओके, तो मैं सुक्रोज का स्पेसिफिक रोटेशन, सुक्रोज का मैं मान ले रहा हूं R10 है, ग्लूकोज का मान ले रहा हूं R20 है, और फ्रक्टोज का मान ले रहा हूं R30 है।
सो आर थ्री नॉट बेसिकली माइनस आर थ्री नॉट होगा, क्योंकि जब ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। ये मैं एजम्पशन कर लिया। तो शुरू में ये क्या था, इसके मोल्स ए नॉट थे, तो ये जीरो होगा इनिशियल टी इज इक्वल टू जीरो पे। टी इज इक्वल टू टी पे मैं मान ले रहा हूं ये ए नॉट माइनस एक्स था, तो ये एक्स और एक्स होगा। और टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये ए नॉट और ये ए नॉट बनेगा। सर वो टाइम का पता नहीं चला कब क्लास आई। ठीक है ठीक है। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी बता दे रहा हूँ आरडीएक्स। पहले ये सवाल करवा दूं, ये सवाल थोड़ा सा है अच्छा वाला सवाल है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बताने के लिए बेटा ऋषिका तुमको क्या चाहिए था, ये चाहिए था, है ना, ए नॉट और ए नॉट माइनस एक्स का रेशियो चाहिए था। तो अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे कि आर नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे खाली और खाली क्या है, ये है, तो ए नॉट आर वन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद टी टाइम पे आर टी में क्या क्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये क्या लिखोगे, ए नॉट माइनस एक्स आर वन नॉट लिखोगे, प्लस एक्स आर टू नॉट लिखोगे, माइनस एक्स आर थ्री नॉट लिखोगे ना, ठीक है। तो ये जब करोगे तो, और आर इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इस समय ये नहीं है, केवल ये दोनों है, तो क्या लिखोगे, ए नॉट आर टू नॉट माइनस ए नॉट आर थ्री नॉट लिखोगे। तो आपका मकसद क्या होना चाहिए, आर ये जो नॉट माने हुए हो ये सारी चीजें, और एक्स, इन सबको क्या करना है, इलिमिनेट करना है। तो अब इलिमिनेट कैसे होगा, ये इलिमिनेट कैसे होगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट आर टू नॉट माइनस आर थ्री नॉट, है ना। अगर मैं आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट करूं, आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट करूं, तो क्या आएगा, ए आर टू नॉट माइनस आर थ्री नॉट माइनस आर वन नॉट आएगा। ओके। और अगर मैं इसी में क्या करता हूं, नेक्स्ट आर इंफिनिटी माइनस आर टी करता हूं, तो क्या आएगा, तो ये आएगा ए माइनस एक्स आर टू नॉट माइनस आर थ्री नॉट माइनस आर वन नॉट आएगा, ठीक है। प्लीज केमिकल बॉन्डिंग आप यही पढ़ाना है, रिक्वेस्ट योर पर्सनल आता है। हाँ, ये जो इनके स्पेसिफिक रोटेशन है वो तो एज्यूम करने होंगे ना ऋषिका, ठीक है। सो ये सारा काम करके हमारा ये आ जाता है ए बाई ए माइनस एक्स आ जाता है, ए बाई ए माइनस एक्स आ जाता है, ठीक है। और हमको ए बाई ए माइनस एक्स, ये ए नॉट है, सॉरी ए नॉट है, तो अब तुम्हारा ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स कितना आ जाएगा, आर इंफिनिटी माइनस आर जीरो डिवाइडेड बाई आर इंफिनिटी माइनस आर टी आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ रेट एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, रेट एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, आर इंफिनिटी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर इंफिनिटी माइनस आर टी लिखा जा सकता है। सो दिस वॉज द प्रोसीजर, ओके, समझ आ गया सबको। अच्छा, अब तुम कैटायनिक हाइड्रोलिसिस पूछ रहे थे आरडीएक्स। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कब होती है, जब आपका कोई सॉल्ट हो, हाइड्रोलिसिस सॉल्ट की होती है, हाइड्रोलिसिस सॉल्ट की होती है। तो जब आपका सॉल्ट, सॉल्ट में जो कंपोनेंट वीक से आया होगा, जैसे सॉल्ट बनता किससे, एसिड और बेस मिलाने से बनता है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना रहे हो तो कोई हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का बना रहे हो तो बेस से कौन सी चीज आती है, कैटायन आती है सॉल्ट की, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। सो वेन एवर अ सॉल्ट वेयर, है ना, एनी कंपोनेंट इज कमिंग फ्रॉम वीकर बेस, कैटायन इज कमिंग फ्रॉम वीक बेस, तो उस समय कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। अगर वीक एसिड से कोई कंपोनेंट एनायन आ रहा है, एनायन हमेशा एसिड से आता है, तो एसिड अगर आपका वीक है उस सॉल्ट का, तो क्या होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। दोनों अगर वीक होंगे तो क्या होगा, दोनों अगर वीक होंगे तो क्या होगा, कैटायनिक एनायनिक बोथ होगी। आई बात समझ में। सो ये था कंसेप्ट, मेरे ख्याल से सबको समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर ओवर करता हूँ। आई होप सब लोगों को समझ आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ भाई ये जल्दी खरीदो, है ना, SHUBH यूज़ करके, वरना सर की क्लासेस बंद हो जाएंगी, समझे बात। तो प्लीज़ ये प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग इस कोड को लगा के लीजिए, है ना। ओके भाई, एक क्वेश्चन और पूछ लो भाई, पूछ लो पूछ लो पूछ लो पूछ लो पूछ लो पूछ लो, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो। क्लास, सर नेक्स्ट क्लास कब है, नेक्स्ट क्लास यार 7 से 8 है, 7 to 8 है, लेट्स क्रैक नीट यूजी पे।
सर कल जियो लाइट के बारे में बता दीजिएगा। चलिए बता देंगे, ठीक है। और कुछ नहीं ना पूछना है किसी को अभी? ठीक है, डन है ना? ठीक है, तो आप सभी लोग जाइए और टेलीग्राम से ये सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। सर आयनिक कंपाउंड में लैटिस एनर्जी मैक्सिमम क्यों होता है? भैया जो तेजी से जुड़ा हुआ होता है ना, बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है। सर केमिकल बॉन्डिंग, यार केमिकल बॉन्डिंग करा दिया है मैंने, केमिकल बॉन्डिंग का पुराना लेक्चर देख लो ना। ठीक है, जाके ये टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो सब लोग। अरे तुम्हारा ही जवाब दे रहा हूँ भैया। हाँ, नहीं जा रहा, तुम्हारा जवाब दिया मैंने, है ना। और कल स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास 11 से 12 है, आप सभी लोग आ जाइएगा, है ना। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ओके भाई, तो बाय बाय। मिलते हैं शाम को 7 से 8 लेट्स क्रैक नीट यूजी पे। और कल सुबह 11 से 12 हम लोग मिलेंगे कहाँ पर? अन अकेडमी के स्पेशल क्लासेस में। तब तक के लिए जाइए और टेलीग्राम से ये सारा कुछ डाउनलोड कर लीजिए। और ये प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदो भाई तुम लोग।